हमारे देश जो है खरबपतियों का देश बन रहा है। देश बेरोजगारी के चरम दलदल से कि सरकार ने 8 घंटे के काम के अधिकार को ही खत्म कर दिया। केंद्र की किसान और श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ आज देश भर में ट्रेड यूनियन द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। आपको बता दें, इसी तारतम्य में आज राजधानी रायपुर में भी ट्रेड यूनियन द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हड़ताल में मौजूद लोग, हम जानेंगे इनसे कि आखिर क्यों यह हड़ताल किया जा रहा है, केंद्र से क्या मांग है आप लोगों की। देखिए, ये हड़ताल जो है देश का मजदूर वर्ग सरकार की नीतियों के कारण बाध्य होकर कर रहा है, क्योंकि इस सरकार ने मजदूरों की आवाज को सुना नहीं। हम ये मांग कर रहे हैं कि मजदूरों ने लंबे संघर्ष के बाद जो कुछ कानूनी राहत या अधिकार हासिल किए थे, चाहे वो न्यूनतम वेतन का कानून हो, 8 घंटे के काम का अधिकार हो, भविष्य निधि का कानून हो, छटनी मुआवजा का कानून हो, ग्रेच्युटी का अधिकार हो, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार हो, इस सरकार ने इन सारे कानूनों को खत्म करके उसे 4 श्रम संहिता में तब्दील कर दिया। सरकार कह रही है कि हम मजदूरों के भले के लिए ये कदम उठा रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि यही बात आप किसी कानून के बारे में बोल रहे थे कि सरकार कृषि कानून किसानों की आजादी के लिए बना रही है। किसानों ने कहा हमें ये आजादी नहीं चाहिए और आपको वापस लेना पड़ा। आज जब देश का मजदूर ये कह रहा है कि आप हमारे भले के लिए बना रहे हो, हम इससे सहमत नहीं हैं। हम समझते हैं ये गुलामी का दस्तावेज है, ये मालिकों के हवाले करने का दस्तावेज है, तो इसे सरकार को वापस देना चाहिए। इस नियम में ऐसे क्या क्या बातें केंद्र सरकार ने बोली है जो आप लोग इसके खिलाफ है? सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये है कि सरकार ने 8 घंटे के काम के अधिकार को ही खत्म कर दिया। अब मालिकों को ये अनुमति दी जा रही है कि वो 10 घंटे, 12 घंटे और रात की पाली में भी महिलाओं से काम करा सकते हैं। जो न्यूनतम वेतन का जो प्रावधान था वो खत्म हो गया। अब कोई मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जो स्थायी कामों का ठेकाकरण नहीं होना चाहिए उसका प्रावधान था, खत्म हो गया। अब तो अग्निपथ अग्निवीर की योजना ला रही है, या ना सेना तक का ठेकाकरण हो रहा है, सारे जगह आउटसोर्सिंग हो रही है, ठेकाकरण हो रहा है। और ठेका मजदूर का अर्थ होता है समान काम के लिए कोई समान वेतन नहीं। वो ठेकेदारों का जो है गुलाम की तरह वो काम करेगा। कोई भविष्य निधि का अधिकार नहीं, कोई ईएसआई का अधिकार नहीं, कोई सरकार ने जो संशोधन किया फैक्ट्री एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि 300 से कम जिस कारखाने में मजदूर काम करते हैं वहां कोई श्रम कानून लागू नहीं होगा। इसका मतलब है 90% कारखाने जो है श्रम कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। सरकार ने ये प्रावधान किया कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर जो मजदूर लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, यूपीएस एनपीएस खत्म होना चाहिए, ओपीएस लागू होना चाहिए सबके लिए, सरकार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी श्रम संहिता बुनियादी रूप से देश के मजदूरों के ट्रेड यूनियन बनाने के जनवादी नैतिक अधिकार पर हमला है। हड़ताल के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है और सरकार ने भारतीय न्याय संहिता में एक नया धारा जोड़ा 111, जिसमें यह कहा गया कि मजदूरों का जो संगठित प्रतिरोध होगा वो भी अपराध की श्रेणी में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देश का मजदूर LIC हो, बैंक हो या कोयला खदान हो, सार्वजनिक संपत्ति हो, जो देश के जनता के गाढ़ी पसीने की कमाई से बनी है, उसे जब सरकार अदानी अंबानी के हाथों नीलाम कर रही है, तो जब मजदूर उसके साथ खिलाफ सड़क पर उतर रहा है तो मजदूरों के जनवादी अधिकार छीन लेने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं, ये मजदूरों के अस्तित्व पर हमला है और इस गुलामी के दस्तावेज को हम किसी सूरत में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस निजीकरण की नीति को हम किसी सूरत में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देश के सार्वजनिक संसाधनों की नीलामी की और देश को अदानी अंबानी का भारत बनाने की इस सरकार की नीति को हम किसी सूरत में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं देश के हर हिस्से के मजदूर को 26,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं हो, मिड डे मील वर्कर हो, मितानिन हो, देश के असंगठित और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं जो करोड़ों की संख्या में हैं, उनको भी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी श्रमिक का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्योंकि भारत केवल अदानी अंबानी के भारत नहीं है, भारत बनता है भारत के मजदूरों और किसानों से। और मजदूरों और किसानों को अगर पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के रास्ते पर अगर ये मोदी सरकार आगे बढ़ेगी तो देश का मजदूर वर्ग उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हड़ताल के माध्यम से आप लोगों की क्या मांग है केंद्र सरकार से, आप क्या चाहते हैं? सबसे पहली मांग श्रम संहिता मजदूर विरोधी गुलामी का दस्तावेज वापस लिया जाना चाहिए। दूसरी मांग बैंक, बीमा और सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण बंद होना चाहिए। तीसरी मांग बीमा क्षेत्र में 100% FDI का निर्णय वापस लिया जाना चाहिए। चौथी मांग बीमा क्षेत्र के लिए जो बदलाव का समग्र बीमा संशोधन कानून ला रहे हैं वो वापस लिया जाना चाहिए। बैंकों का मर्जर बंद होना चाहिए। 16.5 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा जो बड़े पूंजीपतियों, धन्ना सेठों का बैंकों का कर्जा माफ किया गया,
वो नीति बंद होनी चाहिए। किसानों के फसल के वाजिब दाम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून लाया जाना चाहिए। 26,000 न्यूनतम वेतन के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी सामाजिक सुरक्षा का कानून उपलब्ध कराना चाहिए और देश के मजदूरों के ट्रेड यूनियन बनाने का जो जनवादी अधिकार है उस पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है वो वापस लिया जाना चाहिए। और देश के अंदर जहां कहीं भी रिक्तियां हैं, ये ठेकाकरण आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए। रेल के अंदर 2 लाख पद अगर खाली है भर्ती हो, केंद्र सरकार के दफ्तरों में 10 लाख पद खाली हैं भर्ती हो, बीमा के दफ्तर में 50,000 पद खाली हैं भर्ती हो, इंश्योरेंस में बैंकिंग उद्योग में 2 लाख से पद ज्यादा खाली हैं भर्ती हो। ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिसशिप ये बंद होना चाहिए। स्थायी प्रकृति के कामों का निजीकरण, ठेकाकरण नहीं होना चाहिए। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए और देश की संपत्ति की नीलामी और देश की संपत्ति का पूरी तौर पर कॉर्पोरेट के हाथों में सौंपने की न उदारवाद और उदारीकरण, निजीकरण की नीति बंद होनी चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। और साथ ही हम ये कहना चाहते हैं, हमारी ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई नीतियों की लड़ाई है और इस नीति की लड़ाई में देश का मजदूर वर्ग, सरकार में कोई भी पार्टी हो, अगर वो मजदूरों, किसानों के खिलाफ नीति बनाएंगे तो उस नीति को बदलने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए हमेशा तैयार थे, तैयार रहेंगे जब तक नीति बदलेगी नहीं। सर, उदारीकरण की नीति 1991 के समय में आई थी। उससे पहले और अभी के समय में अगर आप देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो उस समय डूब चुका था। उदारीकरण नीति के बाद वो उठा, तो उदारीकरण नीति क्या आपको नहीं लगती कि कई हद तक सही भी है? देखिए, जब उदारीकरण की नीति इस देश में लाई गई तब हमें कहा गया हर बीमारी का इलाज उदारीकरण है। लेकिन हमने क्या देखा, 2008 में जब दुनिया पूरे आर्थिक मंदी में चली गई, गोल्डमैन सैक्स, मैरिल लिंच, AIG जैसे अमेरिका की भीमकाय कंपनियां जो 1930 की मंदी में बर्बाद नहीं हुई थी, वो दिवालिया हो गई। भारत दिवालिया नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि भारत का जो बैंकिंग क्षेत्र है वो सार्वजनिक क्षेत्र में था। भारत का जो बीमा क्षेत्र है वो सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एक मौजूदगी थी। उसी का नतीजा था कि दुनिया के अलग देशों के अंदर जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, उस आर्थिक मंदी का वो असर हमारे देश में नहीं हुआ। और ये बात हमने नहीं, उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, जिस कांग्रेस ने उदारीकरण की नीतियों की शुरुआत की, उन्होंने ये घोषणा की और सार्वजनिक रूप से ये कहा कि पूरी दुनिया जब मंदी की शिकार है, हमारे देश में मंदी का वो प्रकोप इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र का एक सार्वजनिक क्षेत्र में मंदी नहीं आई थी वो तो ठीक है, लेकिन उसका असर प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिला था। 2008 में जब मंदी आई थी तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया था। उसका असर हिंदुस्तान में पड़ा कि उसके बाद सोना 15,000 से सीधा 30,000 पहुंचा था। वही सवाल तो हम आपसे कह रहे हैं कि दुनिया को जो आप ये वैश्वीकरण के नारे के तहत आप जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, हमारे देश में आज सबसे बड़ा संकट है। 80 करोड़ आबादी वो 5 किलो अनाज पर जिंदा है। सरकार ने खुद कहा कि हम जो है अगले 5 साल उन्हें जो है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देंगे। इसका मतलब क्या है? लोगों के खरीदने का ताकत नहीं है। जी मानती हूँ, लेकिन उदारीकरण नीति जो अभी आपने अमेरिका की बात की, 2008 में अमेरिका उदारीकरण नीति में मंदी में फंसा था। उसने उस मंदी से अपने आप को उदारीकरण नीति के ही दम पर निकाला भी और आज भी वो दुनिया का सबसे ताकतवर और आर्थिक स्थिति में मजबूत देश है। आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा, ये IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरे यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था आज संकट के दलदल में है। ये जो टैरिफ वार चल रहा है ना, उस टैरिफ वार का सबसे बड़ा कारण है क्या है? ट्रंप ने ये जो नारा दिया, मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका के अंदर अमेरिकी उद्योग जगत संकट में है। अमेरिका चरम बेरोजगारी का शिकार है, अमेरिका चरम असमानता का शिकार है और हमारा देश भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है। ऑक्सफोम का रिपोर्ट ये बोल रहा है कि देश में 1% लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में देश की संपत्ति का 50% नियंत्रण है। हमारे देश जो है खरबपतियों का देश बन रहा है। कोरोना में जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, एक व्यक्ति ऐसा था हिंदुस्तान का पूंजीपति, जो दूसरा एशिया का सबसे बड़ा पूंजीपति बन गया। देश में खरबपति बढ़ रहे हैं, उसकी संपत्ति में 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो रहा है और देश में गरीब बढ़ रहे हैं। देश बेरोजगारी के चरम दलदल से जूझ रहा है। सर, उसी वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से कई करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर भी आए हैं। सर, उसी वर्ल्ड बैंक की मैं रिपोर्ट की बात। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, IMF वर्ल्ड बैंक का ये आंकड़ा है। अगर ये नीति, ये असमानता, ऑक्सफोम ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा, इनइक्वालिटी किल्स, असमानता मार रही है।
ऑक्सफोम ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ग्रोथ विदाउट जॉब, जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन विकास। और ऑक्सफोम के इसकी पुष्टि की आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने, उन्होंने ये कहा ये नीतियों के अंदर अगर बदलाव नहीं होगा तो दुनिया के अंदर 2 अरब से ज्यादा लोग होंगे जो गरीबी रेखा सीमा के नीचे जाएंगे। सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है, हिंदुस्तान के बारे में भी सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है, सरकार कह रही है किसानों की आमदनी दुगनी हो गई, लेकिन हकीकत क्या है? महाराष्ट्र के अंदर पिछले 1 साल में 8,642 किसानों ने आत्महत्या की। पिछले 10 साल में मोदी जी के राज में, जब मोदी जी दावा कर रहे हैं किसानों की आमदनी दुगनी करने की, 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हकीकत क्या है? कृषि क्षेत्र से पलायन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि असमानता बढ़ रही है। देश की बहुसंख्य जनता के हाथ में खरीदने की ताकत नहीं है, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास आय का साधन नहीं है। आय का साधन क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास रोजगार का साधन नहीं है। रोजगार का साधन क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार खुद, जो सबसे बड़ी नियोक्ता है, वो खुद रोजगार नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि सरकार स्थायी नौकरी की बजाय ठेकाकरण, आउटसोर्सिंग कर रही है। तो स्थायी प्रकृति के सारे काम खत्म हो रहे हैं, तो आमदनी बढ़ेगी नहीं। अगर आमदनी बढ़ेगी नहीं तो गरीबी बढ़ेगी। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का ये कहना है 2 अरब से ज्यादा लोग जो है वो गरीबी की रेखा की सीमा के नीचे चले जाएंगे, दलदल में चले जाएंगे। और यही कारण है कि ट्रंप ये नारा उठा रहे कि जो भी है अमेरिका के अंदर रोजगार बढ़ाने के लिए अमेरिका में कारखाना लगा। हमारे देश से जो सामान जा रहा है उस पर जो है वो टैरिफ जो लगा रहे हैं, और पूरे दुनिया में जो टैरिफ वार पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है और हमारे देश में भी वही हालत पैदा हो रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज की दुनिया जो उस आर्थिक मंदी से उभरी नहीं है और कोरोना ने और ज्यादा बड़ा आर्थिक संकट पैदा किया है, उस दौर में रास्ता वो नहीं है। जो दुनिया में उदारीकरण का नारा दे रहे थे, आज वही तो प्रतिबंध लगा रहे ना। अमेरिका ये मांग कर रही थी वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया को खोल दिया ना जाना चाहिए, व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। फिर अमेरिका क्यों प्रतिबंध लगा रहा है? क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंदर अमेरिकी लोगों के पास ही रोजगार का अधिकार नहीं। तो जो लोग वैश्वीकरण का नारा दे रहे थे, आज जो है उसी वैश्वीकरण के विरुद्ध, उस वैश्वीकरण पर नियंत्रण, यानी स्टेट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, नियंत्रणकारी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसीलिए इस उदारीकरण के रास्ते से दुनिया ने असमानता देखी है, देश ने असमानता देखी है। इस निजीकरण के रास्ते से देश के संसाधनों का चंद हाथों में केंद्रीकरण बढ़ रहा है। एक व्यक्ति जो है उसके हाथ में पूरी पूंजी का अगर केंद्रीकरण बढ़ेगा, देश की बहुसंख्य जनता जो है अगर वंचना की शिकार होगी, तो ये भारत वो भारत नहीं होगा जिसके लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए देश के शहीदों ने कुर्बानियां दी। इसीलिए हम कह रहे हैं हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई नीतियों की है। कांग्रेस के जमाने में यही भारतीय जनता पार्टी इन नीतियों के खिलाफ थी। वो कहती थी कि विदेशी पूंजी निवेश को हम स्वीकार नहीं करेंगे, देशी पूंजी का प्रवेश हम इजाजत देंगे। आज 100% एफडीआई क्यों ला रहे हो आप इंश्योरेंस? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अंकल डंकल भारत छोड़ो का नारा देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी यात्रा निकाला करते थे गैट प्रस्तावों के खिलाफ। आज वही भारतीय जनता पार्टी जो है विदेशी पूंजी को रेड कार्पेट वेलकम क्यों कर रही है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप फसल के वाजिब दाम देने का बात करती थी। आज क्यों उसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं हो रहा है? तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं रास्ता वो नहीं है उदारीकरण, रास्ता वो नहीं है निजीकरण, रास्ता वो नहीं है वैश्वीकरण, रास्ता है देश के सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को मजबूत करने का, रास्ता है देश की घरेलू जनता जो बेरोजगार है उसको रोजगार उपलब्ध कराने का, रास्ता है देश की वो जनता जिसके हाथ में खरीदने की ताकत नहीं है उसके हाथ में खरीदने का ताकत देना, रास्ता है जो गरीब किसान है, भूमिहीन किसान है, उनके हाथ में जमीन को बांटने का। जब उनकी आमदनी बढ़ेगी तो बाजार में मांग बढ़ेगा, जब बाजार में मांग बढ़ेगा तो उसकी पूर्ति के लिए नए कारखाने लगेंगे, और जब नए कारखाना लगेंगे तभी देश संपन्न होगा। वरना जिस विपन्नता का रास्ता हम चुन रहे हैं वो हमको आर्थिक मंदी जो 2008 में हमने नहीं झेला उससे बड़ी भयंकर मंदी की दलदल की ओर ले जाएगा। और अगर अभी ये सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो फिर इसके बाद आप लोग अगला कदम क्या होगा? आज की हड़ताल एक चेतावनी है। ये हड़ताल आज के संघर्ष से न शुरू हुई न खत्म होगी। 1991 में उदारीकरण की नीति की शुरुआत हुई, तब से लेकर आज की हड़ताल 22वीं हड़ताल। तो देश के मजदूर वर्ग ये ऐलान कर रहा है कि अगर ये सरकार जो उस समय सरकार में थे आज सरकार से बाहर है, अगर इस सरकार ने भी अपनी नीतियां नहीं बदली तो आज जो सरकार में है देश का मजदूर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का रास्ता तय करेगा।
तो ये थे हमारे साथ महानंद पात्रे, जिन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियन द्वारा आज एक दिवसीय हड़ताल किया गया है ताकि केंद्र को उदारीकरण की नीति, केंद्र जो उदारीकरण की नीति चला रही है उसे रोका जाए। कई ऐसे नियम पारित कर रही है जो श्रमिक और किसानों के हित में नहीं है, उन्हें रोका जाए। अब देखते हैं कि इनका हड़ताल क्या रूप लेकर आता है। कैमरामैन नवैस के साथ सिमरन मिश्रा।